हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके इकाई 2 का चैप्टर 1 छत्तीसगढ़ी लोकगीत, जिनके लेखक हैं डॉक्टर जीवन यदु। छत्तीसगढ़ी लोकगीत मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो गीत गाए जाते हैं, जो पारंपरिक गीत हैं या छत्तीसगढ़ में की जो संस्कृति को दिखाते हैं, उनको कहा जाता है लोकगीत। तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं लेखक का परिचय। लोक साहित्य के अध्येता और छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीतकारों में से एक विशेष नाम है डॉक्टर जीवन यदु का। उनका जन्म 1 फरवरी सन 1947 ईस्वी में खैरागढ़ में हुआ था। ये बहुत ही जाने माने लोक गीतकारों में से, लोक साहित्य के जो छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य है उनके जानकार और प्रमुख गीतकारों में से एक माने जाते हैं। कौन? जीवन यदु। उनका जन्म 1 फरवरी को 1947 में कहाँ हुआ था? खैरागढ़ में। आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी यही हुई। लोक साहित्य में आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। कविता आपकी मुख्य विधा है, पर विचारपरक लेख भी आपके बहुत लिखे हैं। लोक साहित्य में डॉक्टर जीवन यदु को डॉक्टरेट की उपाधि मिली, जो उनके नाम के साथ लग गया। जो डॉक्टर की डिग्री नहीं है, डॉक्टरेट की उपाधि है। कविता में उनकी मुख्य विधा है विचारपरक लेख। विचारों के साथ इन्होंने अपने बहुत लेख लिखे हैं, अपने विचारों को व्यक्त किया है। झील की मुक्ति के लिए ये काव्य संग्रह है। अनकहा है जो तुम्हारा, ये गीत संग्रह है। छत्तीसगढ़ी कविता संदर्भ और मूल्य आलोचना, स्नेच रात पहाड़ी, छत्तीसगढ़ी काव्य नाटिका तथा धान के कटोरा कविता संग्रह। यहाँ पर उनका अनकहा है तुम्हारा ये गीत संग्रह, छत्तीसगढ़ में संदर्भ और छत्तीसगढ़ के मूल्यों की यहाँ पर आलोचना भी है और उनके बारे में भी बताया है। ऐसने रात भाई, ये उनका नाट्य रचना है, या इस नाम से उन्होंने नाटक लिखा है। धान के कटोरा, धान के कटोरा शायद आपने सुना भी होगा। छत्तीसगढ़ ला कही थे भैया धान की कटोरा, ये गीत चलता भी है, तो ये उन्हीं की कविता संग्रह से लिया गया है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं। 9 साक्षरों के लिए लिखी आपकी रचनाएं भी प्रकाशित हुई। वर्तमान में खैरागढ़ ही निवासरत है, परंतु लेख उनके निबंध संग्रह लोक स्वप्न में लिलिनहंसा से लिया गया है। अभी भी वर्तमान में कहाँ रहते हैं? खैरागढ़ में ही रहते हैं। और ये लोक संग्रह कहाँ से लिया गया है? लोक स्वप्न में लिलिहंसा से ये चैप्टर को लिया गया है, जिसमें उनके लोकगीतों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। लोक साहित्य लोक की आंतरिकता का लयबद्ध और संगीतबद्ध अभिव्यक्ति है। लोक ने अपनी जिस आंतरिकता के प्रकाशन के लिए विभिन्न माध्यम अपनाए, वह आंतरिकता युगीन व्यवस्थाओं के दबाव में कभी मुक्त नहीं रही और न कभी हो सकती है। यहाँ पर लोकगीत, लोक मतलब लोगों को कहा है, और उनकी आंतरिकता और उनके संगीत को लयबद्ध अभिव्यक्ति। लोकगीत मतलब लोगों के उनके स्वभाव और उनके जीवन को एक संगीत में लयबद्ध किया गया है। ये उसी की अभिव्यक्ति है, अपने जनजीवन को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करना। इसमें आंतरिकता का प्रकाशन भी है और विभिन्न माध्यमों से आंतरिक युग के व्यवस्थाओं को, दबावों को इसमें बताया गया है, जिससे वो कभी मुक्त नहीं हो पाए और नहीं कभी हो सकेंगी। इस तरह से इसमें गीतों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। अंत लोकगीत, अतः लोकगीत लोक के सांस्कृतिक यात्रा का ऐसा साक्षी है जो अपनी परंपरा में नवीनता का पक्षधर है। इसे अतः कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि लोकगीत यहाँ की सांस्कृतिक, लोगों की सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी है। वो कैसे, कहाँ पर उनके जीवन में परिवर्तन आया, कैसे कैसे जीवन चला, वो इसकी परंपरा का और उनके डेवलपमेंट, नवीनता का पक्षधर भी है और उसका प्रूफ भी करता है। साक्षी मतलब होता है प्रूफ। आज के लोकगीत संगीत आदिम संगीत नहीं है, यद्यपि उन्होंने उसमें रस अवश्य ग्रहण किया होगा। मनुष्य के शिकारी जीवन से निकलकर पशुपालक व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद ही लोकगीत और लोक संगीत के रूप ग्रहण किया था। फिर वे कृषि व्यवस्था और सामंती व्यवस्था को पार कर आज इस जटिल युग में अपने परिवर्तित रूप में पहुँचे हैं।
लोक की आंतरिकता पर उन सभी व्यवस्थाओं का असर रहा है। लोकगीतों में उन व्यवस्थाओं की स्मृतियाँ अवशेषादि इसलिए आज भी मिलते हैं। इन व्यवस्थाओं को लेकर लोकमानस पर जो प्रतिक्रियाएं हुई उन्हीं से लोक साहित्य सृजित हुआ, जिसका एक बड़ा हिस्सा संगीतमय है। यहाँ पर लोगों के आदिम संगीत और गीत संगीत दोनों के फ़र्क को भी बताया। लोकगीत आदिम गीत संगीत नहीं है, मतलब बहुत पुराना नहीं है। यहाँ पर उनके रस को ग्रहण जरूर किया है, मतलब अपने ऊपर धारण किया है। शिकारी जीवन के पशुपालक व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद लोकगीत और लोक संगीत को ग्रहण किया गया, मतलब ये बहुत पुराना नहीं है। जो शिकारी जीवन था उसके बाद पशुपालक जीवन हुआ। छत्तीसगढ़ में पशुपालन बहुत ही ज़्यादातर किया जाता है, तो उसी के जब वो जीवन चला तो उसी समय ये गीत और संगीत ने अपना रूप धारण किया। कृषि व्यवस्था सामंती व्यवस्था को पार कर आज समाज इस जटिल युग में परिवर्तित रूप में पहुंचे हैं। यहाँ पर कृषि व्यवस्था बहुत आयात में थी, आज भी होती है, लेकिन सामंती व्यवस्था यहाँ पर खत्म हो चुकी है। लेकिन इसी का परिवर्तित रूप जब जटिल मतलब मुश्किल से इसमें परिवर्तन आया। ये सारी चीज़ों को लोकगीत के माध्यम से बताया गया है। लोक की आंतरिकता और उनकी व्यवस्थाओं पर असर रहा है, उसी को गीत में ढाला है। लोकगीतों की उन व्यवस्थाओं को स्मृतियों और अवशेषाद आज भी मिलते हैं। लोकगीत के स्मृतियाँ और अवशेषाद भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारे गीत तो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उसमें अवशेष थोड़े थोड़े उनके पद मिलते हैं जिसको गाया जाता है। उन व्यवस्थाओं को लेकर लोकमानस पर जो प्रतिक्रियाएं हुई उन्हीं से लोक साहित्य सृजित हुआ, जिसका एक बड़ा हिस्सा संगीत में है। और जब इन्हीं सारी घटनाएं चली, लोगों के विकास और व्यवस्थाओं से जूझने की, उनके साथ लड़ने की, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं देखा गया। और इन्हीं की स्मृतियों और शेषों को मिला करके लोकमानस में जो प्रतिक्रियाएं हुई, प्रतिक्रियाएं जो भी प्रकार की बदलाव आए, उनको लोक साहित्य को का निर्माण कर उसका एक बड़ा सा हिस्सा क्या कर दिया गया, लोगों के जनजीवन से संगीत में कर दिया गया। चूंकि लोकमानस एक सा होता है, अतः लोकगीतों के आंतरिक एवं बाह्य बुनावट को क्षेत्रांतर अधिक प्रभावित नहीं करता। किसी विशिष्ट व्यवस्था में रहते हुए दुख और सुख की, असुरक्षा और संघर्ष की, जय और पराजय की अनुभूतियों का कलात्मक प्रकटीकरण लोक की सांस्कृतिक अनिवार्यता है। अतः यदि हम छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का अध्ययन करें तो हमें सारे क्षेत्र के लोकगीतों की मूल प्रकृति, बनावट, गुण, धर्म आदि स्पष्ट हो जाएंगे। क्योंकि लोकमानस एक सा नहीं होता है ना, सारे जनजीवन, सारे अलग अलग फील्ड के हिसाब से लोगों का व्यवहार, रहन सहन अलग अलग होता है। तो उसी को उनके आंतरिक बनावट और उनके माहौल के, जैसे ठंड प्रदेश के लोग अलग रहते, थोड़े शहरी अलग होते, थोड़े गांव अलग होते, माहौल के हिसाब से लोगों का बनावट और उनका जो व्यवहार है थोड़ा सा परिवर्तित होता है, थोड़ा थोड़ा करके वो और अलग हो जाता है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है। किसी विशिष्ट व्यवस्था में रहते हुए सुख और दुख की, सुरक्षा और संघर्ष की जय विजय। कोई बहुत सुख में रहेगा तो उसके फेस का लुक अलग रहता है, कोई बहुत दुखी रहेगा तो उसके फेस की चमक खत्म हो जाती है ना। ये सब उसके माहौल और परिवेश की वजह से होता है। पराजय की अनुभूतियाँ कलात्मक प्रकटीकरण लोक साहित्य की सांस्कृतिक अनिवार्यता है। यहाँ पर पराजय, जब जीवन में हार होता है तो उसे जो कला निकलती है वो सांस्कृतिक अनिवार्यता को इसमें लोक साहित्य में, लोक गीतों में बहुत अच्छे से किसी के दर्द को या अपने दर्द को इसमें संगीत के माध्यम से या कला के माध्यम से निकाला गया है। ये इसकी विशेषता है या अनिवार्यता है, इस यहाँ पर बताया गया है। यदि हम छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का अध्ययन करें तो सारे क्षेत्र के लोकगीत की मूल प्रवृत्ति, बनावट गुणधर्म सब स्पष्ट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर लोकगीतों को पढ़ेंगे तो उनके किस तरह से उनकी प्रवृत्ति है, कैसे बनावट है, बनावट गुण है, उसको क्यों और किस आधार पर, किस उपलक्ष्य में क्या सोचकर लिखा गया है, बनाया गया है, उसकी रचना हुई है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लोकगीत चूंकि सामाजिक व्यवस्थाओं और परंपराओं की देन है और उनकी रचना किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा न होकर उन सामान्य व्यक्तियों द्वारा होती है जिनका व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व में पूरे तौर पर रूपांतरित अथवा समाहित
हो चुका है। लोकगीत सामाजिक व्यवस्थाओं, जो भी समस्या परंपरा जो भी हाल ही में चलता रहता है हमारे दैनिक जीवन में, उसी का लेकर यहाँ पर लोकगीतों की रचना होती है, क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन को और हमारे समय को बताते हैं, वही तो लोकगीत कहलाता है ना। तो उन्हीं समस्याओं और परंपराओं को लेकर इनकी रचना हुई और इसके लिए किसी विशेष लेखक, कवि या किसी बहुत ही पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिन्होंने सामाजिक तौर पर इस समय को देखा, उसमें परिवर्तन देखा, उन्होंने ही इन लोकगीतों की रचना की है। लोकगीतकारों और लोक गायकों के माध्यम से एक पूरी जाति अपनी बात समवेत सुर में रखती है। और किसके माध्यम से इन रचनाओं को सुरों में बांधा है? लोकगीतकारों और लोक गायकों के द्वारा उन रचनाओं को गीतों में, सुरों में बांध दिया गया है। यही कारण है कि लोकगीतों में व्यक्ति विशेष के बदले पूरी जाति का व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। और इसी कारण किसी व्यक्ति को लेकर, जैसे फिल्मी गाने होते हैं ना, तो एक को किसी को टारगेट करके बनाया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है। लेकिन लोकगीत पूरे समाज को, पूरे माहौल को लेकर बनता है, क्योंकि वो परिस्थिति और व्यवस्थाओं के बदलाव और उसमें हो रहे आचार विचार को लेकर बनाया जाता है। इसमें किसी बहुत पढ़े लिखे की नहीं, एक उन माहौल में गुजरे हुए व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो इसकी रचना कर लेता है, और इसको गायकों के द्वारा बहुत ही अच्छे से सुरबद्ध किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि क्या क्या किस लोकगीत के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। लोकगीतों में ऐसे गीतों का मिलना असंभव नहीं तो मुश्किल ज़रूर है, जो अकेले आदमी की पुकार अरण्योदन बनकर लांछित हो। क्योंकि यहाँ पर लोकगीत में ऐसे गीतों का मिलना असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है, जिसमें अकेले व्यक्ति के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके अकेलेपन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसको टारगेट किया गया है। ऐसा असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। उसमें से कुछ लाइनें यहाँ पर दी गई हैं। डहर मरेंगे हालय डेरी हाथ, अकेला झन रेंगबे बना ले संगी साथ। इसका क्या है? डहर मरेंगे हलाए डेरी हाथ, मतलब बायां हाथ हिलाते हुए। डहर मतलब होता है रास्ता, रेंगाई मतलब चलना, हलाए डेरी मतलब लेफ्ट हैंड, और हाथ मतलब हाथ, डेरी मतलब लेफ्ट, और हाथ मतलब हैंड। तो यहाँ पर बाएं हाथ को, अपने लेफ्ट हैंड को हिलाते हुए अकेले रास्ते पर मत चलो, किसी को अपना साथी बना लो। इस तरह से संबोधन किया गया है कि अकेले क्यों चलना, इतने सारे लोग हैं, किसी को अपना साथी बना कर चलो, किसी के साथ अपना सुख और दुख बांटते हुए चलो। जैसे विचारों को लेकर लोक जीवन चलता है, इस तरह से विचार को यहाँ पर बताया गया है। दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सुआ गीत गाने की परंपरा है। चूँकि लोक गीतों में सुख और दुख दोनों का समाजीकरण होता है, अतः सुआ गीत की नारी पीड़ा समूची नारी जाति की पीड़ा बन जाती है। दिवाली में छत्तीसगढ़ में कौन सा गीत गाया जाता है? सुआ, जिसको कहा जाता है पड़की, है ना, आपने सुना होगा पड़की। तो उसी को यहाँ पर बताया, जिसमें सुख और दुख हम लोग तो बहुत ध्यान से नहीं सुनते हैं, लेकिन उसमें सुख और दुख कुछ कुछ सुना है मैंने। तो उसमें लोक जीवन की जो बातें हैं उसके बारे में ही गीत गाया जाता है। और इस यहाँ पर भी बताया कि सुख और दुख दोनों का समाजीकरण होता है। समाज में क्या सुख है और क्या दुख है, उसके बारे में उस सुआ गीत में, उस पड़की गीत में गाया जाता है। सुआ गीत में नारी पीड़ा की समूची नारी जाति की पीड़ा बन जाती है, और सुआ गीत में नारी मतलब जो लेडीज़ है उनके दर्द को सुआ गीत में बहुत अच्छे से बताया है, और उसको पूरी नारी जाति का दर्द बताया है। यहाँ पर क्या लिखा है? चंदा सूरज तोर पैया परत हो, तिरिया जन्म जन देवे नरे सुअना, पहली गवन करे डेहरी बैठारे नरे सुअना, धनी छोड़ चले बनिझार। यहाँ पर चंदा बताया है कि चांद और सूरज तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, अगले जन्म मुझे सुआ मतलब होता है स्त्री, लेडीज़ को कहा जाता है सुआ। तिरिया कहा जाता है। तिरिया जन्म मतलब लड़की मत बनाना या स्त्री जन्म मत देना। हे चांद और सूरज तुम्हारे मैं पाँव पड़ती हूँ, मुझे अगले जन्म में स्त्री मत बनाना। गौना कराने के बाद मैं पहली बार अपने पति के घर आई हूँ, और मेरे पति हैं कि मुझे यहाँ अकेली छोड़कर खुद काम पर चले गए। गौना मतलब विदाई होकर, विदा घर से जब शादी होती है तो विदा करके आते हैं, तो उसको कहा जाता है गौना।
तो उसी को कहा है पहली गवन करी डेहरी बैठारे नरेसुराना। पहली गवन मतलब पहली बार विदाई करके मुझे मेरे पति अपने घर ले आए, धनी छोड़ चले बनिजार। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे पति मुझे घर पे अकेला छोड़कर खुद काम पर चले गए, इसलिए मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे स्त्री मत बनाना। ठीक है। तुलसी के बिरवा जब झुरमुर होई है, रेसुवना मोर मयारू गए रंझुन, मोर मयारू गए रंझुन। यहाँ पर बताया है कि यह है बात की सुआ गीत की नारी पीड़ा मध्ययुगी नारी पीड़ा है। तब नारी होना अपने आप में पीड़ादायक बात मानी जाती थी। उन नारियों की करुणा लोकमानस में लगातार घुल रही थी। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि लोकगीत में इतिहास छुपा है और उनके भावों में नहीं, उन्हीं शब्दों में भी इतिहास की झलक होती है। यहाँ पर कहा है कि सुआ गीत में जो नारी पीड़ा है वो मध्य युग था, उसमें भी उस नारी पीड़ा को बताया है। तब नारी होना अपने आप में पीड़ा, तब भी नारी, क्योंकि घूंघट प्रथा, बंदिशें है ना, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, इसलिए यहाँ पर उसके दर्द को बताया कि खुल के औरत एक लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। तो उसी को बताया कि ये अभी का नहीं है, मध्य युग में भी ऐसा हुआ है। और यहाँ पर उसी को नारी के पीड़ा को सुआ गीत में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, जिसमें नारियों की करुणा लोकमानस में लगातार घुल रही है। उन नारियों की करुणा लोकमानस में लगातार घुल रही है। लोकमानस मतलब समाज में। और इसमें एक बात स्पष्ट होती है कि लोकगीतों में इतिहास छुपा है और उनके भावों में नहीं। यहाँ पर लोकगीतों में जो है नारी की पीड़ा को बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन इस भाव को उन्होंने दबा कर रखा है और इतिहास के शब्दों में भी इसकी झलक होती है। आगे देखते हैं कि क्या झलक दिखाई है। पान खाए सुपारी खाए, सुपारी के दुई फोरा, रंग महल में बैठो मालिक राम राम लो मोरा। यहाँ पर कहा है कि राउत नाचा के इस दोहे में दो शब्द हैं, रंग महल और मालिक। सामंती व्यवस्था की याद दिलाते हैं जो लोकमानस में घुल गए हैं। यहाँ पर राउत नाचा का ये जो लाइन है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पान खाए सुपारी खाए, सुपारी के दुई फोरा, रंग महल में बैठो मालिक राम राम लो मोरा। मतलब रंग महल में और मालिक को, दोनों को, यहाँ पर सामंती व्यवस्था के समय रंग महल और मालिक दोनों का चलता है, जो लोकमानस में घुल मिल गए हैं और उनको अब अभिवादन करते हैं कि राम राम है ना, बोला जाता है छत्तीसगढ़ में राम राम एक संबोधन शब्द है। जैसे आप हाय हेलो करते हो ना आज की डेट में, तो पहले के अभी भी करते हैं, कुछ लोग बड़े बुजुर्गों को देखे होंगे आपने, तो वो राम राम करते हैं। तो उसी को कहा राम राम लो मोरा। यहाँ पर रंग महल के मालिक को, रंग महल और मालिक दोनों को सामंती व्यवस्था की याद दिलाते हुए राउत नाचा में जब होता है ना, दिवाली के समय होता है राउत नाचा, जैसे सुआ होता है, सुआ के बाद जब होता है आगे, तो राउत लोग जब डांस करते हैं तो उसमें दोहे बोले जाते हैं। तो इस तरह के दोहे बोले जाते हैं और वो अपने जो राउत वर्ग होता है वो अपने मालिक को संबोधित करते हुए इस तरह की लाइन कहता है। अपने मालिकों का अभिवादन करने आते हैं ना गांव घरों में, गांव में ये परंपरा अभी भी चलती है, शायद आप देखे भी होंगे, कभी गांव गए होंगे तो। लोकगीतों के शब्द और धुन दोनों में मस्ती होती है। लोक जीवन में उन मस्ती का अमृत पीकर अपने दुख को भी भूल जाता है। श्रृंगार और प्रेम की खुली अभिव्यक्ति लोक जीवन में उसी मस्ती का परिणाम है। लोक गीतों में शब्द और धुन दोनों मस्ती में होते हैं। यहाँ पर शब्द भी मस्त, हर शब्द यहाँ पर कुछ न कुछ बोलते हैं और उनकी धुन भी बहुत ही मस्ती में होते हैं, क्योंकि शब्दों में भार होता है, वजन होता है ना। यहाँ पर शब्द बहुत ही उपयुक्त चुने जाते हैं क्योंकि इसमें सटीकता और सार्थकता होती है। इस कारण कहा गया है कि दोनों में मस्ती होती है। शब्द में वजन होगा तभी तो धुन में अपने आप ही मस्ती आ जाती है ना। लोक जीवन उस मस्ती का अमृत पीकर अपने दुख को भूल जाता है और लोगों में जब ये गीत चलते हैं तो उनको अपना दुख कम लगते हैं, क्योंकि ये सामाजिक दुख होता है। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, लेकिन कोविड-19 कहाँ चल रहा है, ना कि आपके शहर में, ना आपके स्टेट में, ना आपके कंट्री में, तो पूरे वर्ल्ड लेवल में। तो लोगों का जो बिहेवियर है अभी सेम चल रहा है ना, क्योंकि हम अकेले इस दर्द से नहीं गुजर रहे हैं, हम अकेले अपने घर में नहीं पड़े हैं, हम अपने परिवार से अकेले
दूर नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस दर्द को झेल रहे हैं। तो जब ये बात सामाजिक तौर पर होती है तो दुख अपने आप में कम हो जाता है और वो उस दुख को आनंद में या मस्ती में लेने लगता है। तो इसी को कहा है कि मस्ती का अमृत पीकर अपने दुख को भूल जाता है। यही लोक जीवन की खासियत है। श्रृंगार और प्रेम की खुली अभिव्यक्ति लोक जीवन की उसी मस्ती का परिणाम है। श्रृंगार और प्रेम, यहाँ पर श्रृंगार और प्रेम की अभिव्यक्ति भी है जो लोक जीवन की उस मस्ती को, क्योंकि इंसान दर्द को भूल गया है, अपने दुख को भूल गया है और मस्ती में खो गया है, तो उसी मस्ती का यहाँ पर परिणाम बताया है। बटकी माँ बासी और चुटकी माँ नून, मैं गावत हूँ ददरिया तय कान देके सुन। लोकगीत नून और बासी खाकर ददरिया की मस्ती में डूब सकता है, श्रृंगार का सृजन कर सकता है और प्रेम के शब्द दे सकता है। बटकी माँ बासी, बटकी मतलब एक पात्र होता है, बाउल जिसको कह सकते हैं। बटकी माँ बासी, जो रात का जो चावल बच जाता है ना, उसको छत्तीसगढ़ में पानी डालकर रखकर उसको सुबह उस पानी के साथ उस चावल को खाते हैं। किसके साथ? नमक के साथ। उसके लिए सब्जी अचार दुनिया भर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस रात का जो भोजन है उसमें पानी डालना है और नमक। उसको खाकर इंसान इतना मस्त हो जाता है ददरिया, और उसमें उसको बोला जो उस मस्ती में डूबकर जो भी वो गाना गाता है उसको कहा गया है ददरिया। यहाँ पर ददरिया की मस्ती में डूब जाता है। इन्हीं लोक गीतों को कहा जाता है ददरिया, जो पारंपरिक जीवन को, तो उसके लिए वो एक लोक जीवन इतना सरल और सीधा है कि नमक और बासी को खाकर भी वो मस्ती में डूब जाता है, गाने की मस्ती में, संगीत की मस्ती में, और श्रृंगार रस का सृजन वहाँ पर करता है और प्रेम के शब्द गाता है। किसी से घृणा, किसी से द्वेष नहीं रखता। अमली के लकड़ी काटे माँ कटही, तोर मोर पीरितहा मरे माँ छुटी। यहाँ पर कहा है कि अमली के लकड़ी, अमली मतलब इमली का पेड़, लकड़ी मतलब लकड़ी है ना, काटे माँ कटही, काटने से ही कटेगा। तोर मोर पीरित, तोर मोर पीरित मतलब तेरा मेरा प्रेम, यहाँ पर पीरित मतलब होता है प्रेम। हाँ, मरे माँ छुटी ही, तेरा मेरा प्रेम, तुम्हारा मेरा प्रेम कब छूटेगा? जब मर जाएंगे तब छुटी मतलब छूटना। पूर्व में कहा जा चुका है कि लोकगीत लोक की सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी है। लोक संस्कारों की पूरी छाप लोकगीतों में होती है। उनमें न केवल स्थूल लोक संस्कार ही प्रदर्शित होते हैं, वरन ऐसे लोक संस्कार भी चित्रित होते हैं जो लोक स्वभाव में घुसकर लोक चरित्र में शामिल हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर विवाह संस्कार का यह गीत लिया जा सकता है। यहाँ पर कहा है, पहले भी कहा गया है कि लोक गीतों में सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी है ना, जो पूरे हमारे डेली रूटीन, डेली जीवन के बारे में जो भी हमारे सुख और दुख आ रहे हैं उसका सबूत बनकर एक एक वर्ड उसमें बिल्कुल सोच समझकर रखा गया है, क्योंकि ये अनुभवों का गीत है और अनुभवों का गीत कभी गलत नहीं होता है। इसी को कहा है सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी। लोक संस्कारों की पूरी छाप इन गीतों के माध्यम से मिल जाती है। उनमें से कुछ स्थूल लोक संस्कार कर्मकांड भी प्रदर्शित, कर्मकांड मतलब जो पूजा पाठ होता है ना उसको कहा जाता है, वरन ऐसे लोक संस्कार भी चित्रित हैं जो स्वभाव में घुसकर लोक चरित्र में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा ऐसे भी गीत हैं जो लोक स्वभाव में घुसकर हमारे चरित्र में, हमारे कैरेक्टर या लोक कैरेक्टर, सामाजिक कैरेक्टर है उसमें शामिल हो चुके हैं। उनके गीतों का विशेष महत्व है। उदाहरण के तौर पर विवाह संस्कार का गीत, मतलब कुछ गीत ऐसे हैं जो हमारे डेली रूटीन में आज भी चल रहे हैं, वो अंग बन चुके हैं। जैसे यहाँ पर विवाह के समय कुछ गीत गाए जाते हैं, उसके बारे में बताया है। ददा तोर लानही हरदी सुपारी वो, दाई लाने तिला तेल, कौन चढ़ात है तोर मन भर हल्दी वो, कौन देवे अछरा की छाँव, फूफू चढ़ावे तोर तन भर हल्दी वो, दाई देवे अछरा के छाँव। यहाँ पर कहा गया है भावार्थ, तुम्हारे पिता हल्दी सुपारी लाते हैं और माँ तिल का तेल लाती है। कौन तुम्हें मन भर हल्दी चढ़ाएगा, कौन तुम्हें अपने आंचल की छाँव देगा। बुआ तुम्हारे तन भर हल्दी चढ़ाएगी और माँ अपने आंचल की छाँव देगी। यहाँ पर ददा तो लानही, ददा मतलब पापा को कहा है, अपने पिता को कहा है हल्दी और सुपारी वो लेकर आएंगे। दाई मतलब माँ, वो लाना मतलब लाना, तिल का तेल होता है, तिल सुने देखे हो ना, उसका तेल बनता है। कौन चढ़ावे
चढ़ाना मतलब ऐसे चढ़ाते हैं ना, हल्दी चढ़ते हुए देखते हो। तो तुम्हारे शरीर पर कौन हल्दी चढ़ाएगा? कौन देवै अछरा के छाँव कर तुम्हें अपने आंचल की छाँव में रखिएगा। तो उसी का आंसर भी इसी में गीतों के माध्यम से प्रश्न भी है और उत्तर भी। तो फूफू चढ़ावे तोर तन भर हल्दी, फूफू मतलब बुआ को कहा जाता है फूफू। तो बुआ तुम्हारी हल्दी चढ़ाएगी, दाई तोड़ देवे, दाई मतलब यहाँ पर पहले बताई माँ, तो वो बुआ तुम्हारे तन में हल्दी चढ़ाएगी और माँ तुम्हारे अपने आंचल की छाँव देगी। इस तरह से आशीर्वाद गीत भी कहा जा सकता है। इसी तरह इस गीत में सारे रिश्तेदारों की जगह दी जाती है। यदि हम इसमें गहरे उतरे तो लोक स्वभाव को देख और समझ पाएंगे। सहयोग लोक स्वभाव का है। विवाह जैसे कार्यों में सारे रिश्तेदारों का सहयोग होता है। उस सहयोग को लोक गीतकार सूक्ष्मता से रेखांकित करता है। ऐसे गीत आत्मीय वातावरण निर्मित करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह एक विवाह गीत में रिश्तों के सर्वमान्य स्वभाव को रेखांकित किया गया है। इसी तरह जैसे बुआ, माँ और पिता को इसमें शामिल किया गया है, वैसे ही जितने भी हमारे और रिश्तेदार हैं, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, उनको भी इन गीतों में लाया गया है। आप शादी गीत में कभी जो हमारी दादी नानी है ना, उन लोग गाते रहते हैं, सुना भी होगा, कभी ध्यान दिया होगा। तो इन गीतों को गाते हैं विवाह के समय। छत्तीसगढ़ की बहुत परंपरा है, जब विवाह की रस्में चलती रहती हैं तो उनके गीत भी चलते रहते हैं। सारी चीज़ों की हल्दी मेहंदी सब के गीत बने हैं इसमें। तो यहाँ पर कुछ छोटा सा अंश दिया है, कभी आप पूछिएगा अपने बड़ों से, है ना बच्चों। जानकारी लेते रहना चाहिए, तो अब आप लोगों को उनके बारे में और अच्छे से पता चल जाएगा। ये हमारे किसको दिखाते हैं? हमारे स्वभाव को। लोक स्वभाव मतलब मानव के स्वभाव को दिखाते हैं। और सहयोग लोक स्वभाव का, और ये लोक स्वभाव का ही सहयोग है जो एक हर खुशी और सुख दुख में शामिल होते हैं। विवाह जैसे कार्यों में रिश्तेदारों का सहयोग हो जाता है ना। जब फैमिली आती है, हमारे फैमिली आती है, तभी तो हमारे फंक्शन में खुशियाँ आती हैं, है ना। अकेले फंक्शन तो हम कभी मनाएंगे तो उसमें क्या क्या खुशी मिलेगा? जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं, हमारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, तभी तो फंक्शन जैसे लगता है। तो उसी को कहा है कि रिश्तेदारों को भी भी सहयोग होता है। उस सहयोग में लोक गीतकार सूक्ष्मता से रेखांकित करता है, और उसी सहयोग को गीतकार क्या है, बहुत ही छोटे से अपने शब्दों में उसको दर्शाता है और दिखाता है। और यही गीत आत्मीय वातावरण को निर्मित करता है, और यही गीत क्या लाता है? अपनेपन की फीलिंग। इस तरह से लोकगीत में रिश्तों को सर्वमान्य स्वभाव में को रेखांकित किया है। और इस तरह से विवाह गीत में सारे रिश्तेदारों को, सारे अपने रिश्तों को बहुत ही ऊंचे दर्जे पर, सर्वमान्य मतलब ऊंचा स्वभाव में रेखांकित मतलब झंकृत किया है, बताया है, उनको हाईलाइट किया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे मैं अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।